चलिए आज की क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ कैपेसिटिव सर्किट सॉल्व करेंगे, उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे और कुछ ऐसे सर्किट्स जो ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम लोग। उसमें भी टेस्ट ऑन ब्रिज, बैलेंस और अनबैलेंस वाली कंडीशन भी होगी। ठीक है, तो पहले कुछ इजी क्वेश्चन से बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 कैपेसिटर इस तरीके से अरेंज्ड हैं। 4 कैपेसिटर हैं, सबका कैपेसिटेंस मैं बराबर ले ले रहा हूं। इनका इक्विवेलेंट बताना है क्या होगा। इस तरीके से कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए, टर्मिनल ए और ये बी। ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा। तो क्लियरली बहुत बार आपको अगर सर्किट डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में नहीं दिखे, वैसे इसमें तो दिख जाएगी, तो आपको सर्किट को रीड्रॉ कर देना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट वायर से कनेक्टेड है ना, ये भी वायर से कनेक्टेड है, तो क्या ये सबका पोटेंशियल सेम ही होगा? वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो यहाँ का जितना पोटेंशियल होगा वही है। ये सारे सेम पोटेंशियल पॉइंट हैं, तो ये सिमिलर पॉइंट ही लिख सकता हूँ मैं इनको। समझ में आ रहा है? तो जितने कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं सब किसके बीच में कनेक्टेड हैं? ए एंड बी के बीच में। टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, जिनके बीच में इक्विवेलेंट बनाना होता है उसको शुरू में लास्ट में बना दीजिए, और उसके बीच में ही क्लियरली ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। यानी कि ये चारों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। समझ में आ रहा? चारों के चारों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? पैरेलल में सब क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं अलजेब्रिक तरीके से। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4C। कोई डाउट? चलिए, अच्छा इसी में थोड़ा सा अगर चेंज कर दें हम लोग, थोड़ा सा चेंज कर दें, तब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए डायग्राम हमारे पास ऐसे दिया जाता, इस पॉइंट को मिटा दे रहा हूं मैं। डायग्राम ऐसे होता, ठीक है। ये पॉइंट, ये कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये ए और ये पॉइंट बी, ये ए है और ये पॉइंट बी है। हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है क्या हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये सब कनेक्टेड है, ये 4 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है। मुझे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा। तो अभी डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या कीजिए, रीड्रॉ करेंगे हम लोग। जिन दो टर्मिनल के क्रॉस का इक्विवेलेंट निकालना है उसको शुरू में और लास्ट में यहाँ पर बना लीजिए। बाकी कौन सा टर्मिनल होगा? देखिए, ये कैपेसिटर की बात करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। लेट से इसका कुछ नाम रख देते हैं, लेट से ये टर्मिनल वाई है, ये नोड वाई हो गया हमारे पास। तो क्लियरली देख लीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जितने नोड्स हैं ये सब आपस में वायर से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, यानी कि इन सबका पोटेंशियल बराबर होगा, यानी कि सेम ही पॉइंट है ये। तो जिन दो के क्रॉस का इक्विवेलेंट निकालना है शुरू में लास्ट में बनाइए, और बाकी टर्मिनल को, बाकी नोड को बीच में बनाइए। समझ में आ रहा? अब क्लियरली देखिए, ये कैपेसिटर ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में ये कैपेसिटर, ये वाला भी ए और वाई के बीच में, ये ए और वाई के बीच में, यानी कि ए और वाई के बीच में टोटल कितने कैपेसिटर हो गए? 3 कैपेसिटर ए और वाई के बीच में जो आपस में पैरेलली कनेक्ट हो गए। समझ में आ रहा है क्या? और ये वाला कैपेसिटर वाई एंड बी के बीच में, वाई टर्मिनल ये है, बी ये है, वाई और बी के बीच में ये कैपेसिटर बना दीजिए। कोई डाउट किसी को? तो क्लियरली आपको अब दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीजें इजीली। तो सर्किट को रीड्रॉ कर दीजिए। फिर ये पॉइंट कौन सा? ये बी, और ये कौन सा? ए। ये तीनों ए और वाई के बीच में, ये टर्मिनल वाई वाला था, ए और वाई के बीच में ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? आपस में तीनों के तीनों कैसे हैं? पैरेलल है, तो ये वैल्यू कितनी? 3C।
और इसका कैपेसिटेंस तो C है। कितनी वैल्यू हो जाएगी ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? CAB। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो कितनी वैल्यू लिख देंगे? 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 3C प्लस C। कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? 3C स्क्वायर अपॉन 4C, यानी कि 3C बाई 4। ये ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो कभी भी आपको लगे सीरीज पैरेलल मुझे डायरेक्टली नहीं दिख रहा तो सर्किट को रीड्रॉ कीजिए, बहुत हद तक क्वेश्चन बन जाता है। हाँ बिल्कुल, जब वो सीरीज पैरेलल में होगा ही नहीं तो अलग बात है। उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। मान लीजिए 3 कैपेसिटर हमारे पास दिए हुए हैं, एक ये दूसरा तीसरा, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, टर्मिनल ए और बी के बीच में कनेक्टेड है 3 कैपेसिटर। इनको ऐसे कनेक्ट किया गया है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए क्या होगा? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। बिल्कुल अभी जैसे क्वेश्चन किया गया इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप। सबका कैपेसिटेंस अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं इनकी वैल्यू ले रही, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, बाकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इधर देखिए, ये वायर से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट भी कौन सा है? ए है। जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा, तो ये भी सेमी पॉइंट है। ये टर्मिनल की बात करें, ये पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, बिकॉज ये दोनों वायर से कनेक्टेड हैं, तो ये भी पॉइंट बी ही है। क्लियरली देख सकते हैं तीनों कैपेसिटर, ये कैपेसिटर टर्मिनल ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर बी और ए यानी कि ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इनको रीड्रॉ कर लीजिए, आपको आसानी से तीनों दिख जाएंगे। जिनके क्रॉस का निकालना है उसको शुरू में लास्ट में ड्रॉ कीजिए, और बाकी सारे कैपेसिटर इसमें ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तीनों के तीनों। समझ में आ रहा? तो सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? सी प्लस सी प्लस सी। कितनी वैल्यू? 3C। कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे सर्किट सॉल्व करेंगे, थोड़ा सीखते हैं। पहले एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा और उसको नोडल एनालिसिस से भी करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में उस तरह का एक क्वेश्चन देखे थे, मैं वापस से उस क्वेश्चन को रिमाइंड करा देता हूँ, बिकॉज अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड। और कैपेसिटर है एक 3 माइक्रोफैरड और एक 5 माइक्रोफैरड का। 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, ए और बी के बीच में ये दोनों कनेक्ट, ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। पहली चीज, ए और बी के बीच का मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग निकालेंगे, काफी आसानी से निकल जाएगा। पहला मैं जल्दी से निकाल भी दे रहा हूं, जो आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है। क्लियरली आप देखोगे ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल में, और उसके साथ ही क्या होगा? सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालने चलेंगे, अगर डायग्राम रीड्रॉ करके लिखना चाहते हो तो कितना हो जाने वाला है? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे 5 एंड 3, ये कितना हो जाएगा? 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड, ये टर्मिनल बी। तो सी इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाने वाला है? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, यानी कि 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/10। 16/10 यानी कि 8/5। ये वैल्यू 1.6 भी लिख सकते हैं, या फिर 8/5 माइक्रोफैरड, जो भी हमारे पास वैल्यू थी माइक्रोफैरड। ये सी इक्विवेलेंट आया है।
ये हमें तरीका पता है। हम लोग इसको ना दूसरे तरीके से करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो वो लॉन्ग मेथड होगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन हम लोग उसको करेंगे ताकि हमें ऐसे सर्किट्स जो ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे, उनका अगर किसी दो पॉइंट के क्रॉस में इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले मेथड से हम लोगों ने कर भी दिया, 8/5 हमारा आंसर आना भी चाहिए। ठीक है, तो सी ए बी की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी, 8/5 माइक्रोफैरेड। 8/5 माइक्रोफैरेड ये आंसर है भी। अब आते हैं आप लोग को जो शुरू में ही पढ़ाया गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस का इक्विवेलेंट अगर निकालना था तो क्या कर रहे थे हम लोग, उन दोनों के क्रॉस एक बैटरी जोड़ी, उन दोनों के क्रॉस एक बैटरी। अब बैटरी कितने वोल्ट की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बैटरी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जितने वोल्ट की बैटरी भी जोड़ेंगे, अगर इनका कॉम्बिनेशन ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितना है, सी इक्विवेलेंट, तो इसके क्रॉस भी वही बैटरी जोड़ी जाती। तो फाइनली ए बी के क्रॉस का इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, बैटरी से जोड़ने के बाद मान लीजिए मैंने ये ले लिया 100 वोल्ट की बैटरी, तो इसको भी 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पे लेट से इससे चार्ज ट्रांसफर, ये बैटरी क्या करेगा, इधर से चार्ज पुल करके इस वाले प्लेट पे लेके आया, लेट से इससे कितना चार्ज फ्लो हुआ, डेल्टा क्यू। तो फाइनली इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू, इधर कितना माइनस डेल्टा क्यू। तो सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लिखेंगे वो क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी, दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 100। अगर आपने V वोल्ट लिया होता तो V वोल्ट लिखते। समझ में आ रहा, ये तरीका है, ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में भी आपको पढ़ाया गया है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई दोनों टर्मिनल के क्रॉस जितने वोल्ट की बैटरी आपने लगाई। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को यही चीजें क्या करनी है, डेल्टा, डेल्टा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इधर देखिए, हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू तब निकाल सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं जब हमें इस प्लेट पे चार्ज पता चले। समझ में आ रहा है क्या, इस वाले प्लेट पे और इस वाले प्लेट पे अगर चार्ज पता चल जाए तो हम लोग सीधे बता सकते हैं कि बैटरी से होकर कितना चार्ज फ्लो किया है, क्योंकि शुरू में कोई चार्ज नहीं था। अब इन प्लेट्स पे चार्ज बताने के लिए अगर ये 100 वोल्ट है, लेट से इस वाले इसको मैं जीरो पोटेंशियल में मान रहा हूं, तो ये 0 वोल्ट होगा, तो ये कितना होगा 100 वोल्ट। तो क्या ये भी 100 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट है तो ये भी कितना है 0 वोल्ट है। क्लियरली देखिए, इस कैपेसिटर के इस वाले एंड का मुझे पोटेंशियल पता है, इस एंड का पोटेंशियल पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इस पे चार्ज बता सकता हूं मैं, इस पे भी चार्ज बता सकता हूं, तो मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी। मैं वही काम करने जा रहा हूँ यहाँ पर। इधर देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्स, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्स, एक्स को कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। एज्यूम कीजिए, इसको नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नोडल एनालिसिस। इस नोड का, नोड बोलते हैं जहाँ एक से दो से ज्यादा ब्रांचेज आगे मिल रही हैं, एक ये ब्रांच है, एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, यहाँ पर 3 ब्रांचेज आके मिल रही है। तो यहाँ पर की पोटेंशियल की बात करें हमारे पास, अगर एक्स है, एज्यूम कीजिए एक्स सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे है। ये आपको बताया भी है, ऐसा क्यों, बिकॉज एक्स अगर हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगा तो क्लियरली बोल सकते हो ये हाईयर पोटेंशियल प्लेट वाला, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, और ये भी इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है। समझ में आ रहा। एक चीज और, 2 माइक्रोफैरेड का ये प्लेट, 3 माइक्रोफैरेड का ये प्लेट और 5 माइक्रोफैरेड का ये प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है क्या, इनका आपस में कनेक्शन है, लेकिन इनका बाद वाले सर्किट से इसका इधर से कोई कनेक्शन नहीं है, इस प्लेट का इधर से कोई कनेक्शन नहीं है, और इस प्लेट का इधर से कोई कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है। तो कोई भी चार्ज इधर से इधर नहीं आएगा, कोई चार्ज इधर से इधर नहीं आएगा, और कोई चार्ज इस साइड से इधर नहीं जाएगा। यानी कि इन प्लेट्स पे जो चार्ज का सम होगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। पहले अगर 0 था तो अभी भी क्या होगा, अभी भी 0 ही होने वाला है। समझ में आ रहा। तो करेंगे क्या इसमें, इस पे पहले चार्ज 0 था, अब चार्ज हमारे पास आ गया, यहाँ पर मान लिया हमने Q1 आ गया, इधर Q2 आ गया, इधर Q3 आ गया।
Q1 Q2 Q3 चार्ज आ गया है, तो इस पे चार्ज कितना लिखा जाएगा, ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है तो ये इसका पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, चार्ज कितना लिखेंगे C इंटू V, तो 2 इंटू एक्स माइनस 100 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एक्स माइनस 100। इस वाले प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज लिखेंगे तो कितना 3 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस इस पे लिखेंगे चार्ज प्लेट, तो इस कैपेसिटर प्लेट के इस वाले प्लेट पे चार्ज, तो कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल डिफरेंस कितना x माइनस 0, ये वाला x पोटेंशियल पे, ये वाला 0 पोटेंशियल पे, तो कितनी वैल्यू लिखेंगे प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 0। ये हो गया बैटरी जोड़ने के बाद इन पे चार्जेस इन तीनों प्लेट्स पे, और पहले कितना था 0 था, तो पहले इन प्लेट्स पे जितने तीनों पे जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। समझ में आ रहा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज इन प्लेट्स का इधर से और इधर से कोई एक्चुअल में कनेक्शन नहीं है। कितनी वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कीजिए तो ये 2x माइनस 200 प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5x 8x प्लस 2x 10x इक्वल टू 200, उधर भेजिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 वोल्ट। समझ में आ रहा, x की वैल्यू कितनी 20 वोल्ट, तो क्या हम लोग सब पे चार्ज लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 20 वोल्ट, तो चार्ज की वैल्यू इस वाले पे लिखे हैं तो ये 20 है, तो ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये वाला कौन सा नेगेटिव प्लेट, तो क्लियरली देखिए इस पे चार्ज कितना लिख सकते हैं, रीड्रॉ कीजिए, फिर मैं डायरेक्टली इसी पे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आ गई कितनी 20 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20, इस पे चार्ज कितना C इंटू V, तो 60 माइक्रोकूलम और इधर कितना माइनस 60 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा, इस कैपेसिटर की बात करेंगे 5, ये 20 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, चार्ज कितना C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 100 माइक्रोकूलम इस वाले प्लेट पे एंड माइनस 100 माइक्रोकूलम इस वाले प्लेट पे। तो क्लियरली देखिए ओवरऑल, आप चाहो तो इस पे भी लिख सकते हो, इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखें तो क्या होगा, ये वाला 100 पे, ये वाला 20 पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 80, कैपेसिटेंस कितना है 2, तो चार्ज कितना, ये वाला हायर पे है, ये 100 पे है, ये कितना है 20 पे है, तो वैल्यू कितनी 2 इंटू 80 यानी कि 80 माइक्रोकूलम, यही होगा ना, ये 80 है, सॉरी 80 इंटू 2 160 माइक्रोकूलम, और ये कितना माइनस 160 माइक्रोकूलम, 160 माइक्रोकूलम। आप इन तीनों प्लेट्स पे अभी भी चार्ज जोड़ोगे तो मिला के 0 होगा, माइनस 160 प्लस 160 एंड प्लस 100, तीनों प्लेट का चार्ज मिला के 0 होगा। ठीक है, तो बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया निकाल सकते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया, तो इधर देखिए बैटरी ने किया क्या, आप इधर से भी देख सकते हैं, पहले इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना था 0, अभी चार्ज कितना है 160, तो इधर से कितना चार्ज आया है 160 माइक्रोकूलम, यानी कि बैटरी से होके 160 माइक्रोकूलम आई है। आप इसको इधर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने इस वाले प्लेट से इस पे माइनस 60 चार्ज आया, मतलब इधर से 60 कूलम चार्ज पुल किया है तो माइनस 60 माइक्रोकूलम आ जाएगा, इस वाले प्लेट से 100 माइक्रोकूलम पॉजिटिव 100 माइक्रोकूलम पुल किया है तो इस पे माइनस 100 डेवलप हो गया है, तो इधर से 60 इधर से 100 टोटल कितना 160 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी ने इन दोनों प्लेट से पुल किया है और इस वाले प्लेट पे लाके रख दिया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो हुआ 160 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा, और दोनों टर्म तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा CAB, बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया तो 160 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू 100, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू 8/5 माइक्रोफैरेड। आप क्लियरली देखिए पहले भी यही आंसर आया था जब सीरीज पैरेलल वाले मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। समझ में आ रहा, तो हमें ये मेथड आना चाहिए अच्छे से, जिस समय भी आप क्लियरली देखिए यहाँ मुझे सीरीज पैरेलल से कोई लेना देना नहीं था, तो सर्किट हमारे पास सीरीज पैरेलल में नहीं भी होंगे तो जो हमारे पास ये एक्चुअल तरीका होता है सी इक्विवेलेंट निकालने का, हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तरीका क्या है निकालने का, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस का हमें क्या करना है इक्विवेलेंट निकालना है, जिन दो टर्मिनल के बीच का, उसके क्रॉस एक बैटरी जोड़िए और बोल देखिए बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, जितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई
बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा क्या हो जाएगा, उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब उन सर्किट्स की तरफ जो ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, और उनका हमें सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। उसमें सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग देख लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। और उसमें दो कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक ही साथ रहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं बनेगा कैसे। 5 कोई भी कंपोनेंट, जरूरी नहीं कि कैपेसिटर में होगा, ये रेसिस्टेंस भी होगा, 5 रेसिस्टेंस हो या 5 कोई भी, लोहे का भी हम लोग बना सकते हैं, रॉड है, 5 कैपेसिटर्स हैं। फॉर्मेशन देखिए किस तरीके का होगा, इनका डायग्राम कैसे। अगर ये 5 कैपेसिटर इस तरीके से अरेंज्ड है, ऐसे अगर इनका अरेंजमेंट है, इसके और भी डिफरेंट डायग्राम होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, उसको भी हम लोग रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच में ये 5 कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये C1, C2, C3, C4, C5, ये हमारे पास तरीका है। तो देखिए अभी आप देखोगे किसी का ये जो कॉम्बिनेशन है 5 कैपेसिटर, ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में है, ये जो अरेंजमेंट जिस तरीके से बनाया गया है इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कैपेसिटिव सर्किट है। अब अगर मुझे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्लियरली देखिए किसी दो को भी देखिए ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो अभी अभी क्या तरीका बताया गया आपको, अगर मुझे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है, अगर ए और बी के बीच का हमें क्या करना है, लेट से बोला गया फाइंड सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं स्टेप वाइज आता हूं, फिर इसकी कंडीशन पे आएंगे हम लोग। क्या तरीका हम लोगों ने सीखा, ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ेंगे, ए और बी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, और इस बैटरी से होके जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी जोड़ने के बाद, तो डेल्टा क्यू अपॉन वी, क्या यही मेरा सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, यही होगा ना हमारे पास आंसर। सी इक्विवेलेंट सी ए बी अगर निकालना होगा तो वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा क्यू बाई वी। समझ में आ रहा है सबको, बिकॉज ये सीरीज पैरेलल वाला तो है नहीं, तो ए और बी के बीच में ये हम लोगों ने अभी अभी सीखा भी, बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस प्रोसीजर में देखिए क्या हुआ, मान लिया मैंने बैटरी कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज आ गया, ये Q3 माइनस Q3, ये Q4 माइनस Q4, Q1 माइनस Q2, सॉरी Q1, ये इस पे Q2 माइनस Q2। तो क्लियरली अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में हुआ क्या है, इस वाले प्लेट पे पहले चार्ज नहीं था, कितना आया Q1, इस वाले प्लेट पे Q2, इन प्लेट्स पे इधर से चार्ज तो आ नहीं सकता, तो चार्ज इधर से ही गया है। तो इधर से कितना चार्ज गया, Q1 प्लस Q2, ये चार्ज इधर गया, इधर से Q1 बट गया और इधर Q2 आ गया। इधर से अगर देख रहा हूं मैं, तो बैटरी ने किया क्या है, इस वाले प्लेट से, इस वाले प्लेट से कितना चार्ज पुल किया Q3, इस वाले प्लेट से कितना चार्ज पुल किया Q4, तो यहाँ पर डेवलप हो गया माइनस Q3, यहाँ डेवलप हो गया माइनस Q4। तो ओवरऑल बैटरी ने कितना चार्ज पुल किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने इन दोनों प्लेट से Q3 प्लस Q4 चार्ज पुल किया, और यही चार्ज बैटरी से होके जा रही है, और यहाँ पर मैंने इसी को Q1 प्लस Q2 दिखा दिया। तो क्लियरली आप देखिए यहाँ पर Q1 प्लस Q2 और ये Q3 प्लस Q4 क्या एक ही चीज है, बिल्कुल सेम ही चीज है। ये एनालिसिस के लिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको, कोई दिक्कत। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो Q1 प्लस Q2 बाई भी, या फिर Q3 प्लस Q4 बाई भी। समझ में आ रहा है, ये हमारे पास सी ए बी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच का निकालना है,
तो हमें क्या एक्चुअल में पता होना चाहिए, या तो Q1 Q2 या फिर Q3 Q4, ये हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब क्लियरली हम लोग देखते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालने के लिए जो चाहिए, अगर मुझे Q3 Q4 चाहिए, तो ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट की बैटरी है, लेट से ये वाला 0 पोटेंशियल पे मान रहे हैं हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना V, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, इधर 100 लोगे तो ये 100 प्लस V हो जाएगा, ये 0 लिए तो ये वाला V, इससे V ज्यादा है। तो ये वाला टर्मिनल कितने पोटेंशियल पे, V पोटेंशियल पे, ये वाला टर्मिनल कितने पे, 0 पोटेंशियल पे। इस पे अगर चार्ज चाहिए तो मुझे इस कैपेसिटर के इस वाले टर्मिनल का भी पोटेंशियल चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तभी हम लोग Q3 बता पाएंगे। तो Q3 और Q4 या फिर Q1 Q2 चाहिए, तो हमें यहाँ का भी टर्मिनल, यहाँ का भी पोटेंशियल पता होना चाहिए। लेट से यहाँ का पोटेंशियल कितना बोल दिया हमने, x। कितना बोला पोटेंशियल यहाँ का, x। यहाँ का पोटेंशियल भी हमें चाहिए, किसके लिए, अगर इस कैपेसिटर पे हमें चार्ज चाहिए तो, बिकॉज इसका ये वाला 0 पोटेंशियल पे है, यहाँ का कैलकुलेट हो जाए तो मुझे इस कैपेसिटर पे चार्ज निकल जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल कितना है, y है, यहाँ का पोटेंशियल y। अगर x और y हमारे पास आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इधर देखिए CAB की वैल्यू जो हम लोगों ने देखा था, डेल्टा Q बाई V। डेल्टा Q कितना, Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई V। व्हाट इज Q3? Q3 इज चार्ज ऑन C3 का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो वाला चार्ज है Q3। ये वैल्यू कितनी, x माइनस 0। Q3 की बात करेंगे तो C3 इंटू एक्स माइनस 0। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 इंटू एक्स माइनस 0 यानी कि x, प्लस Q4 कितना, Q4 इस वाले प्लेट पे चार्ज, C इंटू V, C4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस 0 यानी कि C4 इंटू y डिवाइडेड बाई V। समझ में आ रहा? तो यहाँ क्लियरली मुझे x और y, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, और अगर मैंने v लिया है तो ये v के टर्म में ही आएंगे सॉल्व करने पे। तो यहाँ पर x और y हमारा क्या करना है, तो हमारा यहाँ टास्क क्या है, टू कैलकुलेट CAB, टू फाइंड फॉर CAB a और b के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट x एंड y। x और y को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। अब x और y कैसे फाइंड आउट होगा, इसी के लिए इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन करवाया गया था, यूजिंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के सहारे इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है, इधर इधर से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा के हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का पोटेंशियल निकालेंगे। अब इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, अभी देखिए केवल। तो हमें अगला क्या करना होगा, एक्स और वाई कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एक्स एंड वाई यूजिंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस नाम से मत डरिए, उस नोड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने कैपेसिटर के प्लेट्स कनेक्टेड है उनमें पहले चार्ज 0 था, बैटरी जोड़ने के बाद भी चार्ज कितना आएगा, 0 होगा। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से करके आंसर निकालेंगे। अभी इसमें चूंकि मुझे बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन की भी बात करनी है, ठीक है। इस x और y को सॉल्व करने में ड्यूरिंग कैलकुलेशन हमें कभी कभी कुछ कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन, समटाइम्स वी गेट, इस कैलकुलेशन में आपको कभी कभी ये मिल जाएगा C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। क्वेश्चन हो सकता है ना डेटा में C1 C3 C1 अपॉन C2 एंड C3 अपॉन C4, ये रेशियो कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में अगर बराबर दिया होगा, उस कंडीशन में जब x और y सॉल्व किया जाएगा देन x इक्वल टू y आएगा, यानी कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर आएगा। ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट वो कंडीशन लिख रहा हूँ, जब ये रेशियो C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4 ये बराबर आएंगे, उस समय जब नोडल एनालिसिस से हम लोग x और y कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी। और उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है। इन दिस कंडीशन ब्रिज इज कॉल्ड ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, जगह नहीं है मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इज बैलेंस्ड। समझ में आ रहा है, इस कंडीशन बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। समझ में आ रहा, और अगर यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाए
तो इस कैपेसिटर का देखिए ये लगा हो या नहीं लगा हो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही स्टोर नहीं होगा, दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर। और चार्ज कैपेसिटर कितना स्टोर करता है, क्यू की बात करेंगे तो सी इंटू वी, वी की वैल्यू, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही अगर जीरो हो जाएगा तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो क्या इसको हम लोग दोबारा रीड्रॉ कर सकते हैं, समझ में आ रहा? तो अगर वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, एक्स और वाई बराबर होगा, तो हम लोग वी कैन रिमूव C5 को हटा दीजिए, सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा? तो वापस अब सर्किट को अगर हम लोग रीड्रॉ करें, वापस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, नाउ वी कैन रिमूव C5 जो कैपेसिटर है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा सर्किट क्या होगा, रीड्रॉ कर दें तो सर्किट हमारे पास ये हो गया, समझ में आ रहा है? ये ए और ये बी, ये C1 C2 C3 C4 क्लियरली देखिए। अब ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में, ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन आपस में कैसे पैरेलल में। ये ए ये बी, इनका इक्विवेलेंट कितना, C1 C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3, और इन दोनों का C2 C4 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C4, कोई दिक्कत? और ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, C1 C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C4। तो इस तरीके से हमारे पास अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, तो देखिए अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस नहीं है तो हमें वो सारा प्रोसीजर नोडल एनालिसिस करके एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। तो पहले कुछ बैलेंस कंडीशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, और फिर हम लोग अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 5 हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज में ना 5 होने ही चाहिए, नहीं है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। पहले तो ये है केवल 5 होने से नहीं होगा, उसका कनेक्शन भी हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से वो है, समझ में आ रहा है? तो ये मान लीजिए हमारे पास है 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, और ये 12 माइक्रोफैरड, ये कुछ भी ले लेता हूँ 7 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट ए है, टर्मिनल ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आंसर है यस, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने ये पढ़ा उसी तरीके का कनेक्शन है। बैलेंस है अनबैलेंस है, तो बैलेंस अनबैलेंस चेक करने की कंडीशन क्या है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और उस कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, इस कैपेसिटर को आप रिमूव कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 3/6 ये 1/2 हो जाता है इक्वल टू 6/12, दोनों बराबर है ना। 3/6 की बात करेंगे तो 1/2, ये भी क्या है 1/2। तो हमारे पास इस केस में क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या है, बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो तो इस बीच वाले कैपेसिटर को आप हटा भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट ये हो गया, ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर ड्रॉ कीजिए, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, ये बी। तो क्लियरली देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, और ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, ये तो बहुत बार मिल चुका हम लोग को, 2 माइक्रोफैरड, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो ये कितना हो गया
इसका इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, 72 डिवाइडेड बाई 18, 4 हो जाएगा क्या? तो ये 4 माइक्रोफैरेड। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो सी ए बी कितना हो जाएगा इस केस में? ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में ऐड हो जाएंगे क्या डायरेक्टली? तो कितनी वैल्यू? 6 माइक्रोफैरेड। सी ए बी की वैल्यू कितनी? 6 माइक्रोफैरेड, यानी कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 6 माइक्रोफैरेड। कोई डाउट? बिल्कुल। तो हमारे लिए ना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज काफी आसान हो जाता है, काफी इजीली बन जाता है। अनबैलेंस में हम लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। देखते हैं। अच्छा, कुछ अल्टरनेटिव सर्किट डायग्राम है, अल्टरनेट सर्किट फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है एक ही चीज, उसको ना अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर दिया जाता है, और बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। मैं दो तीन जो कॉमनली क्वेश्चन में रहते हैं उनको ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले एक जो अभी अभी आपने देखा, सबसे पहले ये तो सबसे कॉमन वाला है, ठीक है। ये टर्मिनल ए और बी के बीच में ये C1 C2 C3 C4 C5, ये क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसी को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इधर देखिए क्लियरली, ये ए पॉइंट है, यहीं से कर सकते हैं या फिर इधर से। ये कैपेसिटर, ये ऐसे, सेम ही चीज है। केवल देखिए, वायर को जैसे मन करे वैसे कनेक्ट किया जा सकता है, वायर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये C1 C2 C3 C4 एंड C5, ये सेम ही सर्किट है। क्लियरली देखिए, इस नोड से C1 C2 कनेक्टेड था, इससे ये C1 C2, इससे C3 C4, और C1 C3 के मिड का पॉइंट कोई भी, और C2 C4 के बीच में का ये पॉइंट, इनके बीच में एक हमारे पास ये C5 कैपेसिटर कनेक्टेड था। अच्छा, इसका तीसरा अल्टरनेट डायग्राम आपको जो दिखता है वो ऐसे, सेम ही सर्किट है, बस इसको ना अलग अलग तरीके से खींच खींच के केवल बनाया गया है। ये टर्मिनल ए, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगाइए। इधर देखिए, है कुछ नहीं, सेमी सर्किट है, बस कंफ्यूज करने के लिए ये ड्रॉ किया जाता है ऐसे, एक कैपेसिटर यहाँ। इधर देखिए, ये आपका C1, ये C2 C3 C4 और ये C5, आप ढंग से एनालाइज कीजिए, देखिए वही चीज है। ए से C1 C2 कनेक्टेड थे, बी से C3 C4 कनेक्टेड थे, C1 C3 का आपस में कनेक्शन था, और उनके बीच से ये C5 कनेक्टेड था, C1 C3 के बीच में C5, और नीचे से देखिए C4 C2 C4 C2 C4 के बीच में जो पॉइंट था, और इन दोनों के बीच का पॉइंट, इसके बीच में C5 कनेक्टेड था, सेम ही सर्किट है। अच्छा, इसको और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको मॉडिफाई करके कुछ कुछ सर्किट में ड्रॉ किया जाता है। ऐसे देखिए, इसको पकड़ के, ये तो वायर है ना, वायर को पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे पलट लीजिए, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। तो इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं, देखिए यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। ये C5, ढंग से देखिएगा, ये C3, इसके बीच में ये, समझ में आ रहा है? ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये है C5, और इसके बीच में देखिए कुछ अलग नहीं बनाया जा रहा है। ये टर्मिनल ए, इधर देखिए, इसको ना, इसी को खींच के ऐसे घुमा लिया जाए, ये तो वायर है, ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया जाए तो ये सर्किट दिख जाएगा क्या? ये कौन सा? ये C1 और ये C2, कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी आपको ये बी पॉइंट को ऐसे करके ना ऐसे घुमा के इधर बना देता है, ये ए और ये बी,
तो ये भी क्या है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, कोई दिक्कत इसमें? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हमारे पास बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं ये देखा हम लोगों ने। और अगर अलग अलग सर्किट के फॉर्म में दिए गए होंगे तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पहचान लेना है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, 5 कैपेसिटर लगे होंगे हमारे पास और हमें ये कनेक्शन देख लेना है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है फिर चेक करेंगे बैलेंस है अनबैलेंस है, बैलेंस है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को जो हम लोग प्रोसीजर सीख रहे थे वैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के जब भी क्वेश्चन आएंगे, अगर बोर्ड की बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, उसका अप्रोच देखेंगे किस तरीके से करेंगे।